मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा करें। भारत में संघात्मक व्यवस्था है और अन्य संघात्मक देशों की भांति भारत में भी शक्तियों का विभाजन किया गया है और शक्तियों का विभाजन होना, शक्तियों को विभाजित करना केंद्र और राज्यों के बीच, यह संघात्मक शासन की सबसे पहली शर्त है। प्रत्येक संघात्मक शासन में शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित की जाती हैं। इसे ही शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यह विभाजन प्रत्येक देश अपनी परिस्थिति के अनुसार तय करता है। जैसे अमेरिका को आदर्श संघ का एक उदाहरण माना जाता है। तो अमेरिका को सबसे पहले लेवें, क्योंकि अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था का प्रभाव दुनिया के विभिन्न संघात्मक देशों पर पूरा पड़ा है। जिस प्रकार से एकात्मक शासन का प्रभाव इंग्लैंड का पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, इसी प्रकार से संघात्मक व्यवस्था का भी पूरा प्रभाव अमेरिका का पूरी दुनिया के विभिन्न संघात्मक व्यवस्थाओं पर पड़ा है। या तो सकारात्मक पड़ा है या नकारात्मक पड़ा है। अमेरिका की स्थिति क्या थी? अमेरिका में 13 राज्य थे। इन 13 राज्यों ने मिलकर के संघात्मक एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया। 13 राज्यों ने मिलकर के एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया। इनके बीच समझौता हुआ। उस समझौता को संविधान कहा जाता है। संविधान में समझौते की शर्तें निहित थी। ये 13 राज्य अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। अपनी स्वायत्तता को अपने पास बनाए रखना चाहते थे। लेकिन पूरी तरह से यदि स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहते तो उनकी स्वतंत्रता दुश्मन राष्ट्र के द्वारा समाप्त की जा सकती थी। इसलिए उन्होंने अपनी कुछ शक्तियों को, अपनी संप्रभुता को केंद्र को दे दिया और इसके बदले में सुरक्षा और स्वायत्तता को प्राप्त किया। चूंकि 13 राज्यों ने मिलकर के केंद्र का निर्माण किया, राष्ट्र का निर्माण किया, इसलिए उन्होंने चतुराई से अधिक शक्तियां अपने पास रखी और कम से कम शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की। तो अमेरिकन संविधान में केवल 18 विषयों को उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि इन 18 विषयों पर केंद्र सरकार, संघ सरकार कानून बनाएगी और बाकी सभी विषय राज्यों ने अपने पास रख लिया। मतलब बाकी सभी विषय, इन 18 पर केंद्र सरकार का अधिकार है और शेष समस्त विषयों पर राज्य सरकारों का अधिकार है। तो अमेरिकन संविधान में केवल 18 विषयों को उल्लेख किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अमेरिकन संविधान में केवल संघ सूची का उल्लेख है। स्विट्जरलैंड आते हैं। स्विट्जरलैंड दूसरा पुराना संघीय व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड चूंकि एक शांत देश है, वहां के लोगों की प्रवृत्ति भी बिल्कुल शांत रहने की रही है। अनावश्यक वाद विवाद नहीं करते, अनावश्यक बातें भी नहीं करते। संसद की बैठक में कभी भी हल्ला गुल्ला हंगामा नहीं होता, इसलिए वहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं थी। और वहां पर भी संघात्मक विषयों पर, मतलब कि केंद्र सूची के विषयों पर ही संविधान उल्लेख करता है। बाकी सब शक्तियां वहां पर कैंटनों को प्रदान की गई। अब चलते हैं कनाडा। कनाडा में संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन की स्थापना कब होती है? जब एक बहुत बड़ा राज्य हो, वहां का शासन एक स्थान से करना व्यवहार में बहुत कठिन हो, तब वहां पर केंद्र सरकार पूरे देश को छोटे छोटे प्रांतों में बांट देती है। इन प्रांतों को थोड़ी सी शक्तियां देकर के अधिक शक्तियां अपने पास रख लेती है। उसे यूनियन कहते हैं। 3 यूनियनों का उदाहरण बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट है। एक कनाडा में केंद्र सरकार शक्तिशाली है। दूसरा सोवियत यूनियन, पूर्व सोवियत संघ, जब साम्यवादी व्यवस्था थी। और तीसरा भारत भी एक यूनियन है। तो इन तीनों देशों में, सोवियत संघ तो खत्म हो गया खैर, तो कनाडा और भारत में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है और राज्य सरकारें बहुत हद तक कमजोर है।
एक सीधी सी बात है, जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करते हैं या केंद्र सरकार की स्थापना करते हैं, तो वो चाहेंगे कि अधिक शक्तियां हमारे पास रहे और कम शक्तियां केंद्र को दे। लेकिन जहां पर एक बड़ा राष्ट्र हो, एक केंद्रीय सरकार हो, वह राज्यों का निर्माण करके उनको शक्तियां देती है, तो वह कोशिश करती है कि अधिक शक्तियां मेरे पास रहें और कम शक्तियां राज्यों को प्रदान की जाए। तो भारत में भी 1947 के पहले जैसा स्वरूप था, एकात्मक शासन पूरी तरह से प्रचलित था। भले ही राज्य सरकारें थीं, लेकिन उनका कोई विशेष संवैधानिक अस्तित्व नहीं था। तो जब 1950 में संविधान को लागू किया गया, तो उस संविधान में केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक तत्व, सिद्धांत, नियम, प्रावधान सम्मिलित किए गए। तो भारत में भी यूनियन है और भारत में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है, राज्य सरकारें कम शक्ति से युक्त है। यद्यपि उनको राज्य सूची के अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं, लेकिन उस पर भी अनेक प्रकार के किंतु परंतु लगाए गए। अब चले ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को कॉमनवेल्थ कहा गया है, यद्यपि वह फेडरेशन और यूनियन का सम्मिलित रूप है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक व्यवस्था है और वहां पर संविधान में समवर्ती सूची सम्मिलित की गई है। तो वहां से हमने समवर्ती सूची को लिया है। तो वहां पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है और अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया में राज्य सरकारों को दी गई है। भारत में अवशिष्ट सूची कनाडा की भांति केंद्र सरकार को दी गई है। तो ये विभिन्न देशों की संघात्मक व्यवस्था का एक थोड़ा सा परिचय है। यूनियन में केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, फेडरेशन में केंद्र सरकार कमजोर होती है और राज्य सरकारें अधिक शक्तियों से युक्त होती हैं। भारत में यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारतीय केंद्र सरकार शक्तिशाली है, राज्य सरकारें कमजोर है। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था है, इसलिए दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें। तो केंद्र और राज्यों के संबंध को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, तीसरा वित्तीय संबंध। तो सबसे पहले विधायी संबंधों की चर्चा करें। विधायी संबंध के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। इन शक्तियों को भारतीय संविधान में तीन सूचियों में परिगणित किया गया है। पहली सूची को संघ सूची कहते हैं। संघ सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और जिस पर नियंत्रण करना केंद्र सरकार के लिए, जिस पर कानून बनाना केंद्र सरकार के लिए आवश्यक माना जाता है और यह व्यवस्था पूरे देश में एक समान होती है। भारतीय संविधान में ऐसे 97 विषय हैं, 97, जिस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और ये 97 विषय संघ सूची में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे देश की रक्षा करना, विदेशी संबंधों का निर्धारण करना, संचालन करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, मुद्रा सिक्का, डाक तार, ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का एकमेव अधिकार है। ये केंद्र सूची हुआ। दूसरा राज्य सूची। राज्य सूची में 62 विषय हैं। इनका स्थानीय महत्व अधिक होता है, जैसे स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि, सिंचाई, ऐसे सामान्य विषय हैं जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। इनकी संख्या 62 है और इस पर राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार मूल संविधान के अनुरूप रहते हुए कानूनों का निर्माण करती हैं। इन्हें राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के महत्व के होते हैं, समान महत्व के होते हैं। इन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है। जैसे विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे विषय हैं, जेल आदि ऐसे कुछ विषय हैं जिनको समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। लेकिन समवर्ती सूची के अंतर्गत शर्त यह है कि यदि केंद्र सरकार का कानून उस विषय पर है
तो राज्य सरकारें उस कानून के विरुद्ध कोई दूसरा कानून नहीं बना सकती। और यदि राज्य सरकारें समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले किसी विषय पर कानून बनाना चाहती हैं तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए और पश्चात स्वीकृति भी चाहिए, तब जाकर के समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बना सकते हैं राज्य सरकारें। और चौथा है अवशिष्ट सूची। जो विषय इन तीनों विषयों में सम्मिलित नहीं है, इन तीनों सूचियों में जो विषय सम्मिलित नहीं है उन्हें अवशिष्ट सूची कहा जाता है, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तित होते रहता है, देश हमेशा विकास के पथ पर आगे चलते रहता है, अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, अनेक नए विषय उत्पन्न हो सकते हैं। इन सब को जो इन तीन सूचियों में सम्मिलित नहीं होते इन्हें अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत में केंद्र सरकार को है, अमेरिका में राज्य सरकारों को है, ऑस्ट्रेलिया में भी राज्य सरकारों को है, कनाडा में केंद्र सरकार को है, स्विट्जरलैंड में भी राज्य सरकार को है। तो भारत में अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। ये सूचियों की बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या राज्य सूची के अंतर्गत जो 62 विषय हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का अंतिम और एकमेव अधिकार राज्य सरकारों को है? क्या केंद्र सरकार या संसद राज्य सूची के इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती? राज्य सरकारों को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सीमा तक पूर्ण है, किस सीमा तक निरपेक्ष या एब्सोल्यूट है और किस सीमा तक उन पर नियंत्रण है? तो जरा देखें कि राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारों पर कौन कौन से प्रतिबंध भारत में है। सबसे पहला राष्ट्रहित। संविधान कहता है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे और यह कहे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। मैं रिपीट करता हूं, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे और यह कहे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद उस विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। 1 वर्ष के बाद कानून खत्म हो जाएगा। और यदि राज्यसभा चाहे तो इस अवधि को हर वर्ष 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसको 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। लेकिन मान लीजिए राज्यसभा ने किसी समय, किसी वर्ष उस कानून के समाप्त होने के पहले यदि उसने प्रस्ताव पारित नहीं किया 2/3 बहुमत से, तो वह कानून 6 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। ये राज्य सूची के विषय पर संसद का अधिकार है। तो राज्य सूची के अंतर्गत कोई विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित करेगी। कुल सदस्यों का बहुमत नहीं है या केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत है। इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि न्यायाधीशों या राष्ट्रपति की पदच्युति के लिए कुल सदस्यों के लिए व्यवस्था है। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत है। यहाँ पर केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत है। कुल सदस्य संख्या का बंधन इस पर नहीं है। मान लीजिए 150 सदस्य उपस्थित है सदन में, तो 150 का 2/3। दूसरा है बाह्य आपात। जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति बाह्य संकट की घोषणा करता है, तो संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार मिलता है। जैसे ही आपातकाल की समाप्ति हो जाती है,
उसके 6 माह तक वह कानून लागू रहता है, उसके बाद वह कानून भी खत्म हो जाता है। यहां पर एक बात उल्लेखनीय है कि जब बाह्य संकट की घोषणा होती है तो क्या सभी राज्य सरकार समाप्त हो जाती हैं, विघटित हो जाती है? नहीं, राज्य सरकारें काम करती रहती हैं, राज्य विधानसभाएं भी काम करती रहती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद संसद चाहे तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। यह राज्य सूची पर केंद्र का नियंत्रण हो गया। तीसरा, संवैधानिक संकट। यदि मान लीजिए किसी प्रांत में संवैधानिक संकट की घोषणा हुई तो उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। तो संसद उस राज्य के लिए राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। फिर चौथा, राज्यों के अनुरोध पर यदि 2 या अधिक राज्य एक प्रस्ताव पारित करके अनुरोध करें तो संसद उन राज्यों के लिए उस विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर यदि राज्य सरकारें प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करें कि आप अमुक विषय पर कानून बनाकर हमको दीजिए, तब संसद उन राज्यों के लिए कानून बनाकर के उनको देगी। अन्य राज्य चाहें तो प्रस्ताव पारित करके उस कानून को एडॉप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। उस कानून पर संशोधन या परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं होगा, संसद को ही होगा। पांचवा, अंतरराष्ट्रीय करारों को क्रियान्वित करने के लिए कानूनों का निर्माण। विदेश संबंधों का निर्धारण केंद्र सरकार का अधिकार है। मतलब कि केंद्र सरकार दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करती है, कूटनीतिक संबंधों की स्थापना करती है, दूसरे देशों के साथ कई प्रकार के संधि समझौते करती है। तो यदि मान लीजिए केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने दूसरे देश के साथ कोई समझौता किया, कोई संधि किया, उस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए यदि राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले किसी विषय में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद पर यहां पर फिर कोई प्रतिबंध नहीं होगा कि वह विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। संसद सूची पर विचार किए बिना उस विषय पर कानून बना सकती है। ये संसद का अनन्य अधिकार है। क्योंकि एक बात ध्यान रखें, कोई भी कानून अपने आप लागू नहीं होता। प्रत्येक कानून को क्रियान्वित करने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है। ये नियम नौकरशाह बनाते हैं और ये जो नियम बनाने का अधिकार है इसे प्रत्यायोजित विधान या प्रदत्त विधायन कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्योंकि कानून बनाना एक तकनीकी कार्य है। आजकल जैसे जैसे तकनीकी विषय और सामने आते जा रहे हैं, संसद उन विषयों पर अच्छी तरह से न तो विचार कर सकती है, न ही उन व्यवस्थाओं को धारावार सम्मिलित कर सकती है। संसद में हमारे राजनीतिक नेता बैठते हैं, उन्हें तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। तो संसद मोटे तौर पर किसी विधेयक को पास कर देती है, तो जब उस कानून को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पड़ती है तो नियम बनाना पड़ता है। यह जो नियम बनाने का अधिकार है यह नौकरशाहों को है। नौकरशाह जब नियम बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मूल कानून के अनुकूल उनके नियम हों, मूल कानून की भावनाओं के अनुरूप नियम हों। तो क्रियान्वित करने के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, इसे प्रदत्त विधान कहते हैं। और ये नियम कानून के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। इनका परीक्षण न केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है, अपितु न्यायपालिका में भी इन कानूनों का परीक्षण किया जा सकता है और जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, करारों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और संसद जब ऐसे कानून बनाती है तो उस पर यह बंधन नहीं होता कि कोई विषय कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, तो वह राज्य सूची के विषय पर भी वह कानून बना सकती है। नंबर 6वां है
वाणिज्य और मेल जोल को प्रभावित करने वाले किसी विषय पर यदि राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। ऐसा विधेयक पेश करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। यद्यपि ये विषय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए, क्योंकि अंतर्राज्यीय वाणिज्य को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक है या एक राज्य के नागरिकों को दूसरे राज्यों के एक राज्य के निवासियों को दूसरे राज्य के निवासियों के साथ मेल जोल को प्रभावित करने वाला यदि कोई विधेयक पेश किया जाने वाला है तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति उस विधेयक पर चाहिए। और कानून बन जाने के बाद भी यदि राज्यपाल देखता है कि उसमें ऐसे कोई प्रावधान है जो ठीक नहीं है तो राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकता है। फिर राज्यपाल द्वारा संदर्भित विधेयक राज्य विधानसभाएं जो कानून बनाती हैं, जो विधेयक पास करती हैं, उन विधेयकों को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकता है और राष्ट्रपति बिना कोई कारण बताए विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। देखिए, राज्य सूची का विषय है, लेकिन राष्ट्रपति उस विधेयक को निरस्त कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है। फिर उद्योग विकास और नियंत्रण अधिनियम 1951 में केंद्र सरकार ने उद्योग विकास और नियंत्रण अधिनियम पारित किया और इसके अंतर्गत जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको किस प्रकार से स्थापित किया जाए, उसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इस माने में सभी प्रकार के अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया है। यहां तक कि माचिस, साबुन, किताब और कागज, इन सब के लिए भी केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। तो आपने राज्य सूची के अंतर्गत इन विषयों को सम्मिलित किया है, लेकिन कानून केंद्र सरकार का चलता है, नियंत्रण केंद्र सरकार का चलता है। तो ये विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय सरकार को अनन्य अधिकार प्राप्त है। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी विषय को लेकर के मतभेद होता है तो केंद्र सरकार के नियम, केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं राज्य सरकारों पर लागू होती है और राज्य सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर कानून के, संविधान की व्याख्या करते हुए अपनी व्यवस्था देगा। अभी जैसे थोड़े दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दिल्ली सरकार में जो भी सरकारी अधिकारी हैं, इनकी पदस्थापना, इनका स्थानांतरण के बारे में राज्य सरकार को अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके सर्वोच्च न्यायालय को उस निर्णय को शून्य घोषित कर दिया। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और दिल्ली सरकार ने उस याचिका में यह अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट उस अध्यादेश को निरस्त करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये हम इसको एक संवैधानिक पीठ को सौंपेंगे। तो 5 सदस्यों वाले संविधान पीठ को यह विषय सौंपा गया है कि दिल्ली में अधिकारियों और कर्मचारियों की पद स्थापना और स्थानांतरण का अधिकार केंद्र सरकार को है या राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। इस पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा। इस प्रकार से विवाद संघात्मक शासन में केंद्र और राज्यों के बीच बिल्कुल स्वाभाविक रूप में चलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, भारत में चूंकि राजनीतिक विरोध बहुत अधिक है, राजनीतिक विरोध बहुत अधिक है, इसलिए केंद्र सरकार और केंद्र में और राज्य में यदि एक ही दल की सरकार है तो केंद्र और राज्य में कोई मतभेद नहीं होता। लेकिन मान लीजिए दोनों जगह अलग अलग दलों की सरकार है तो दोनों के बीच हमेशा 36 का संबंध दिखता है। यह है केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध। अगली चर्चा में प्रशासनिक और वित्तीय संबंध की चर्चा होगी। आपको धन्यवाद।